मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार। देखिए, पहले तो सुखाचार क्या होता है, जैसे सड़क का, पानी का, उजाले का, प्रकाश, ये सारे जो हैं हमारे अधिकार हैं। हमको, हम कभी भी घर भी बनाते हैं तो हम ऐसे कुछ कुछ विंडोज उसमें रखते हैं, है ना। सामने की तरफ सड़क पर जाने के, निकलने के लिए रास्ता है। इवन इस बारे में देखिए, मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार क्या है। इस बारे में कोई खेतीहर अपने खेतों पर या ग्राम की बंजर भूमि या चरागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि पर जिसके अंतर्गत पे सड़क या पथ जो धारा 242 के अधीन तैयार किए गए ग्राम के वाजिब उल अर्ज में अभिलिखित हैं, न होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुंचेगा या इस बारे में वह किसी खेत या किसी जल सारणी में अपने लिए जल प्राप्त कर सकेगा। कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात उस मामले को प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ी के प्रति निर्देश करके तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा को सम्यक ध्यान में रखते हुए निश्चित करेगा। इस धारा के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के सुखाचार के ऐसे अधिकारों को स्थापित करने में विवर्जित नहीं करेगा जिनका कि वह दावा सिविल वाद द्वारा कर सकता है। ठीक है, क्या होता है, सुखाचार का अधिकार होता है जिसमें कि व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि उसके, जैसे कि सड़क के बाजू में खेत से लगी हुई जो होती है उसको क्या मेड़ बोलते हैं ना विजय, मेड़, मेड़ बोलते हैं। ठीक है, उस मेड़ से अगर हमको कोई व्यक्ति मना कर दे कि आप नहीं जा पाएंगे, हर व्यक्ति जिसने भी खेत देखे होंगे, चारों तरफ से अगर खेत है तो एक तरफ डेफिनेटली सड़क है जहां से मानते हैं, और अगर सड़क नहीं भी है, किसी का कोई होल्डिंग ऐसी जगह पर है जहां से उसको जाने के लिए पगडंडी या मेड़ की जरूरत है, अब अगर किसी को कोई वहां उसे मना करता है तो ये उसका सिविल राइट है। मीन्स यहाँ पर हमें ये सुखाचार के अधिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कैसे जाएगा, कोई रास्ता तो हो। इसीलिए हर जगह हम देखते हैं ना, गांव में छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं, फिर हर खेत के से लगी हुई एक मेड़ होती है 2 फीट की, 2.5 फीट की, जिससे कि व्यक्ति निकल सके। अब ये जो हमारे अधिकार है, जैसे कि मैंने कहा, प्रकाश, पानी, सड़क, गांव में खेत अगर है तो मेड़, ये ऐसे अधिकार हैं। इन अधिकारों को कोई अगर बाधा पहुंचाता है तो उसके संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो हम उसके लिए तहसीलदार को सूचना दे सकते हैं। पर कोई पुरानी, एक वर्ड यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक मामले विश्व पूर्व रूढ़ी, गांव से लगी हुई अगर पुराना कोई कस्टम है या कोई रूढ़ी है तो उस कंसर्न में क्या होगा, यहाँ ये ध्यान रखा जाएगा कि उसको भी आप ये ना करें कि उस रूढ़ी के अगेंस्ट आप चले जाएं। पर हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के अगर मार्ग अधिकार है या अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी जो अधिकार हैं उनके संबंध में अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस तरह के उल्लंघन न हो कि व्यक्ति को सिविल वाद दायर करने की नौबत आए, है ना। सुखाचार का नियम हमेशा हम संपत्ति का जो अधिकार है इससे लगा हुआ होता है। जब हम मकान बनाते हैं तो हमें कोई ये नहीं बोल सकते कि आपने खिड़की क्यों निकाली, हाँ, पर वो खिड़की ऐसी ना हो किसी की घर में खुलती हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर हाँ, उजाले का अधिकार में या सड़क का अधिकार, इस तरह के अधिकार हमारे लिए जरूरी होते हैं। और इन अधिकारों के अगेंस्ट में अगर इन्हें कोई वॉयलेट करता है तो उसके अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं, है ना। तो कल इसीलिए यहाँ पर मार्ग आदि ये वाला कल हमने पढ़ा भी था, बट मुझे लगा था कि आपको ये सेक्शन थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूं। कल हमने पढ़ लिया था 44, फसलों की मारे जाने पर भू राजस्व की माफी या उसका निलंबन। सरकार इस तरह की चीजें करती है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि फसल मारी गई है, जैसे हमने कहा कि भाई फसल पर राजस्व क्यों दिया जाए, क्यों? क्योंकि हम उससे लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक, अब लाभ ही अगर प्राप्त नहीं किया तो डेफिनेटली हम उस पर लगान क्यों देंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उस कंडीशन में सरकार यहाँ पर उस तरह का लगान माफ कर देती है। फिर प्रमाणित लेखा, बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्यों का, कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किए गए लेखा विवरण जो कि आपके भू अभिलेख से संबंधित है,
उसके लेखे विवरण के बारे में तब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए यह उद्धारित किया जाएगा कि वह सरकार को दे बकाया या उसकी रकम तथा उस व्यक्ति का बकायादार है सही विवरण है। ठीक। फिर मांग की सूचना, तहसीलदार या नायब तहसीलदार बकाया वसूली के लिए धारा 147 के अधीन कोई भी आदेशिका जारी होने के पूर्व किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवा सकेगा। यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। अगर यहाँ किसी व्यक्ति का रेवेन्यू बकाया है तो उसके संबंध में 146 में मांग की सूचना दी जा सकती है तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा। बकाया वसूली के लिए आदेशिका, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका, क्योंकि अगर व्यक्ति का राजस्व बाकी है तो सरकार या ग्राम सभा को दे भू राजस्व का बकाया। यहाँ पर भू राजस्व अगर बकाया है तो उसके संबंध में तहसीलदार द्वारा कितनी तरह की आदेशिका निकाली जा सकती है। मतलब यहाँ पर ये वही प्रोसेस है जो हम सिविल सूट में हमें देखने को मिलता है लगभग। जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की तथा विक्रय द्वारा, जो भी जंगम संपत्ति है आपकी, जंगम संपत्ति का मतलब यहाँ पर क्या होगा नवनीत? जंगम संपत्ति नहीं पता मैम। वेरी पुअर नवनीत, पढ़ाई नहीं करती हो तुम। सॉरी मैम, सच में अभी नहीं करती, अब स्टार्ट करूंगी मैम। स्टार्ट करो। ये छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स हैं, इसीलिए देखिए मैं कई बार आप लोग को बोलती हूँ कि प्लीज नोट डाउन किया करिए ऐसे शब्द आपको अगर मिलते हैं तो, क्योंकि क्या है आपका फ्यूचर इन्हीं शब्दों के साथ है। आप इन शब्दों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, फेमिलियर नहीं है, देन आपको प्रॉब्लम आएगा। अब मैंने कहा जंगम संपत्ति की कुर्की, अगर आप ये समझ लें कि खेतों की कुर्की, तो क्या खेतों की कुर्की हो जाएगी लगान के लिए? नो, नॉट पॉसिबल। जंगम संपत्ति का मतलब होता है चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। इसको लिख लेना। जंगल संपत्ति आपने आईपीसी में पढ़ा है, सीपीसी में पढ़ा है, और अभी आप यहाँ फिर पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए जरूरी है ये समझना, क्योंकि आप एटलीस्ट ज्वाइन करती हैं क्लास, वही बहुत अच्छी चीज है। पर हाँ, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों के हमारे डाउट्स भी हमेशा क्लियर रखें, बाकी लोगों को तो ज्वाइन भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा यह किया जा सकता है उस बकाया राशि को लेने के लिए। फिर उस खाते की जिस पर बकाया शोध है, जो खाता मतलब उस पर्टिकुलर लैंड, जो जमीन है आपका, उस पर जो शोध है, जो ड्यूज है, उसकी कुर्की तथा विक्रय द्वारा। और ऐसा खाता एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक या भूखंड संख्यांकों से मिलकर बना हो, वहां ऐसे सर्वेक्षण संख्यांक या भूखंड संख्यांकों में से एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक या भूखंड संख्यांकों के जैसा भी उससे वसूल करने के लिए आवश्यक समझा जाए, उसकी विक्रय द्वारा। बहुत रेयर होती हैं ये चीजें, रेयर। परंतु किसी सहकारी सोसाइटी में किन्हीं ऐसे शोधी की वसूली के लिए किए जाने वाले खाते का विक्रय धारा 154 ए के विहित विक्रय प्रक्रिया को निशेष किए बिना नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये चीजें रेयर हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी चीजें हैं। किसी का खाता आप उसके लिए कुर्की कर दें, बहुत उसमें एक प्रोसेस के बाद सेटलमेंट है, कई चीजें हैं। फिर बकायादार की किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा, और जो भी कुर्की या विक्रय नहीं हो सकेगा। अब देखिए, परंतु खंड क ख के में निर्दिष्ट नहीं की गई आदेशिकाओं में से निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय नहीं किया जा सकता है। अब अगर किसी को यहाँ पर याद आ रहा हो तो हमने सीपीसी में पढ़ा था कि जब हमने निष्पादन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आप लोगों को बताया गया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके निष्पादन, जैसे कि मान लीजिए किसी बिक्री के निष्पादन में संपत्ति का समापरण किया गया है और संपत्ति की कुर्की की जा रही है, तो उस कुर्की के समय कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें की कुर्क नहीं किया जा सकता। सभी को, इवन अगर याद हो तो अगर कोई शील है, अगर कोई काश्तकार है तो उसका कारीगर है तो उसके औजार, याद आया किसी को? नवनीत याद आया? यस मैम। आया ना, सीपीसी में हमने पढ़ा है। सेम चीजें यहाँ पर हैं। उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन बनाने के बर्तन, चारपाई, बिछोने, निजी आभूषण जिन्हें कोई धार्मिक प्रथा के कारण स्त्री ने ग्रहण किया हुआ है, शिल्पियों के औजार, बकायादार कृषक है तो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण,
अतिरिक्त उसके खेती के उपकरण, ऐसे मवेशी तथा बीज जो तहसीलदार की राय में उसे हैसियत में अपनी जीविका उपार्जित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। वे वस्तुएं जो धार्मिक विन्यासों के उपयोग के लिए पृथक रख दी गई हैं। किसी कृषि तथा उसके अधिभोग में गृह तथा अन्य भवन या उसकी सामग्रियों तथा उसके स्थलों सहित एवं भूमि सहित जो उसके बिल्कुल लगी हुई हो और उसके उपयोग के लिए आवश्यक हो, है ना। और ये सब, परंतु यह भी है कि खंड बी में निर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं देगी जहां की बकायादार अनुसूचित क्षेत्रों के 6 हेक्टेयर या 6 हेक्टेयर से कम की भूमि है, अन्य क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर से कम की भूमि है। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा होता नहीं है कि कोई एक गरीब किसान है और अगर उसने भू राजस्व नहीं दिया है तो उसका लैंड का विक्रय हो जाएगा। यहाँ आप लैंड देखिए इतनी ज्यादा अगर होगी तब जाकर ये पॉसिबल है। परंतु प्रयोजन के लिए प्रयोजन के लिए अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। अगर हम इस सेक्शन को सिर्फ इस तरह से पढ़ें, सिर्फ ऊपर के हेडिंग के साथ की बकाया वसूली के लिए आदेशिका, जिसमें कि ऊपर का अगर सिर्फ क और ख आप पढ़ते हैं सपोज, तो जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय, और क्या पढ़ा हमने कि उस खाते की जिस पर बकाया शोध है कुर्की विक्रय और वहां ऐसा खाता एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक या संख्यांकों से मिलकर बना हो। अब अगर इस तरह के सेक्शन पढ़ लिए जाएं तो क्या होगा, कंफ्यूजन और अर्थ का अनर्थ, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी किसी सेक्शन को पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें, एटलीस्ट उसे रीड पूरा करें, तो जो कि जरूरी होते हैं। अगर हम नहीं पढ़ते देन हमारे लिए तो यही कंफ्यूजन होता है कि हाँ यहाँ पर इस तरह से ही होता है। फिर 148 में खर्चे बकाया के भाग में रूप में वसूली किए जा सकेंगे, खर्चे बकाया के भाग के रूप में वसूल किए जा सकेंगे। धारा 146 के अधीन मांग की सूचना तामील करने या धारा 147 में की कोई आदेशिका जारी करने तथा प्रवर्तित करने का खर्च उस बकाया के जिसकी की बाबत उस सूचना की तामील की गई है, आदेशिका जारी की गई थी, भाग के रूप में वसूल किया जा सकेगा। फिर अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्तन, ठीक है, सो कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बकाया के लिए बेची गई भूमि विलंगमों से मुक्त होगी जब तक उपखंड अधिकारी विक्रय का आदेश देते समय अन्यथा निर्देश न दे। उस भूमि का जो उसके संबंध में शोध भू राजस्व के बकाया के लिए बेची गई हो, क्रेता उस भूमि को उन समस्त विलंगमों से जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर अधिरोपित किए गए हैं तथा उन समस्त अनुदानों एवं संविदाओं से जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि की बाबत की गई हो, मुक्त रूप से अर्जित करेगा। यहाँ अगर उस पर पुराने कोई भार हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज है, उन चार्ज से वो मुक्त होगा। किन्हीं ऐसे वृक्षों के या किन्हीं ऐसे वृक्षों की उपज के जो उस भूमि के जिनमें कि वे खड़े हैं भूस्वामी की संपत्ति के किसी भी समय संपत्तित रहे हो, संबंध किए गए किसी अंतरण अनुदान या संविदा के संबंध में समझा जाएगा, या ऐसा अंतरण अनुदान संविदा भूमि के संबंध में उपधारा 1 के तात्पर्य के अधीन की गई है। अंतरण आप समझते हैं ना, अनुदान और अंतरण या संविदा, ये तीनों शब्दों का आई थिंक आप लोगों को मतलब पता है। अंतरण मतलब भूमि का ट्रांसफर किया जाना, अनुदान मतलब उसे दान किया जाना, और संविदा मतलब अगर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके संबंध में किया गया है तो। ठीक, क्रेता का हक, जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबंध के अधीन किया जाता है, ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है, वहां वह संपत्ति क्रेता उस समय से निहित हो गई समझी जाएगी जबकि संपत्ति का विक्रय किया गया हो, न कि उस समय जबकि विक्रय पूर्ण हो गया हो। यहाँ पर जब अगर इस तरह की आदेशिका के तहत अगर किसी संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो यहाँ उसका क्रेता का यह हक है कि वह इससे इस तरह के विक्रय को संपत्ति का विक्रय किया गया है उस समय से पूर्ण मान लिया जाए। क्रेता विक्रय से पूर्व शोध्य भू राजस्व के लिए दायी नहीं होगा। 144, दिस इज द आल्सो important and IMP section.
परचेसर नॉट लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू प्रियर टू सेल, बेचे जाने के पहले उस पर जिस भी तरह के लगान हैं या जो भी भू राजस्व हैं उसके लिए वह व्यक्ति दायी नहीं होगा। फिर उस खाते को जिसके संबंध में बकाया शोध हो या बकायादार किसी अन्य खाते से पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियां। अब पहली चीज तो ये कि क्या अगर किसी राजस्व किसी लैंड पर ऑलरेडी राजस्व लिया जाना है तो क्या उसके संबंध में उसे पट्टे पर दिया जा सकता है। तो अगर तहसीलदार इस संहिता के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए सहकारी सोसाइटी से शोध की वसूली के लिए 143 के खंड ख के अधीन खंड ख या खंड ख के अधीन जैसी भी दशा होती हो खाते की कुर्क करने के पश्चात उस खाते को जिस पर बकाया शोध है बकायदा किसी अन्य खातों के जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो कलेक्टर नियत करे 10 वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा। पहली चीज तो हम ये क्लियर कर दें कि क्या इस तरह की चीजें पट्टे पर दी जा सकती है। तो हाँ, कलेक्टर की परमिशन से कितने साल के लिए, 10 साल के लिए आप उसे दे सकते हैं। पर किसी सहकारी सोसाइटी की शोधी की वसूली के लिए ऐसी कुर्क किया गया खाता 10 साल से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब उस खाते के संबंध में बकाया शोध हो तो अब बकायादार कैसे क्या करे, उसे राजस्व देना है अगर तो क्या वह उस जमीन को पट्टे पर दे सकता है। तो हाँ, वह पट्टे पर देकर उसको शोध करवा सकता है। भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन, ऐसे प्रभाव के सिवा जो धारा 58 की उपधारा 2 के अधीन भू राजस्व में सम्मिलित किए गए हैं इस संहिता द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य अधिनियम के अधीन देय या उदाहरण समस्त लगान स्वामित्व जल की दरें उपकर फीस प्रभार प्रीमियर शास्तियां जुर्माना तथा खर्चे और जितनी भी चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं ये वसूली योग्य है और उस कैटेगरी में आती है। ऐसे समस्त धन जो किसी ऐसे अनुदान पट्टे संविदा जिससे कि उसे ऐसी रीति से वसूल किया जा सकेगा, रीति से भू राजस्व वसूल किया जाता है, अधीन सरकार के लिए शोध्य होते हैं, प्रत्याभूति संविदा के संबंध में अगर कुछ है तो, या वे शक्तियां जो इस संहिता के तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियम द्वारा यह घोषित करें कि उस रीति से वसूल योग्य होंगी जिस रीति में राजस्व वसूल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये उन जमीनों के संबंध में है जो भू राजस्व, ये बहुत लंबा सेक्शन है, एक बार इसे पढ़ना, कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। फिर है प्रतिभू से धनों की वसूली। क्या किसी प्रतिभू से हम धन की वसूली कर सकते हैं? रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम श्योरिटी, मैंने अगर किसी व्यक्ति के संबंध में श्योरिटी, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो संहिता में किसी भी उपबंध के अधीन या किसी अन्य अधिनियमित के या किसी अनुदान पट्टे या संविदा के पट्टे की संविदा जिसके अधीन वह धनराशि जो कि प्रतिभूत की गई है मूल ऋणी से भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होता है और वह अपनी प्रतिभूति के प्रतिभूति पत्र के निबंधनों के अधीन दायी होगा और इस तरह वह यहाँ इस तरह का उससे बकाया लिया जा सकता है। अब यहाँ से एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, अध्याय 12। देखिए अभी जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे, जो सेक्शंस पढ़े थे, आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी जाता है ये और हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ये मीन्स इट्स नॉट इंटरेस्टिंग समवेयर, बट क्योंकि यहाँ पर सारा जो भू राजस्व है, भू राजस्व की वसूली किस तरह होगी, वसूली अगर नहीं की गई, बकाया है या बकायादार के ऊपर कुछ भू राजस्व देनगी है तो उसे किस तरह से किया जाए, तहसीलदार की क्या पावर्स होंगी, उसमें किस तरह की लैंड को लिया जा सकता है, विक्रय किस तरह से किया जा सकता है, क्रय किस तरह से, ये सारी चीजें एक बेसिक जो कि हम सिविल लॉ में पढ़ते हैं वही सारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आपको उसको कुछ अलग से इस तरह नहीं सोचना है कि ये टफ है या समझ नहीं आया। पर्टिकुलर लैंड से रिलेटेड लैंड रेवेन्यू को किस तरह से जनरेट किया जाए और किस तरह से उसे लिया जाए, उसे शोध किया जाए,
यहाँ पर ये सारे सेक्शन उसके संबंध में थे। अब भूधारिणी, भूधृति का वर्ग, टेन्योर होल्डर, चैप्टर 12 सेक्शन 157, इसका डेफिनेशन हाईलाइट कर लीजिएगा। सेक्शन 157 को हाईलाइट कर ले सभी। भूधारिणी, भूधृति का वर्ग, राज्य के धारित भूमियों के भूधारिणियों का केवल एक ही वर्ग होगा जो भूमि स्वामी के नाम से ज्ञात होगा। भूमि स्वामी, भूमि भूधारिणियों का केवल एक ही वर्ग, मतलब यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास भूमि है, अभी हमने उससे भूधृति का कोई भी वर्ग अगर किसी व्यक्ति के पास है तो ये मान लिया जाएगा कि वह भूमि स्वामी के नाम से जाना जाएगा। अब भूमि स्वामी में कौन कौन होंगे, 58 हमें ये क्लियर कर देता है। देखिए, भूमि स्वामी के नाम पर हर क्षेत्र में किसान के नाम से जाने जाते हैं। भूमि स्वामी का मतलब सिंपली हम जो जितने भी शब्द किसान के लिए यूज करते हैं वो यहाँ पर आते हैं, है ना। जैसे प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता में प्रवृत्त होने के समय निम्नलिखित किन्हीं वर्गों में भूमि स्वामी कहलाएगा। अब कौन हो सकता है, जिसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन भूमि स्वामी को प्रदत्त किए गए हैं। वह उन समस्त दायित्वों के अध्ययन होगा जो इस संहिता द्वारा इस संहिता के अधीन भूमि स्वामी पर अधिरोपित किए जाएंगे। कल के लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि उसका रियल स्वामी नहीं है, रियल ओनरशिप उसकी नहीं है, फिर भी वो अगर उसका भू राजस्व देता है तो वह उसका मुजरा उस स्वामी से कर सकता है एक टाइम के बाद, जो कि उसका रियल ऑनर है ना। तो यहाँ पर भूमि स्वामी की कैटेगरी क्या है, जिसके ऊपर वे समस्त दायित्व हैं जो इस संहिता द्वारा अधिरोपित किए गए हैं। अभी क्या क्या है, प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1944 के उपबंधों के अनुसार भूमि स्वामी या भूमिधारी के अधिकार में उसके द्वारा महाकौशल क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर ये एरिया आप लोग लिख लीजिएगा, महाकौशल क्षेत्र में आते हैं। फिर प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि मध्य भारत भू आगम या कृषि अधिकार विधान संवत 2007 में परिभाषित पद का कृषक के रूप में या माफीदार, इनामदार या छूट खातेदार के रूप में मध्य भारत में धारित हो। अगर ये शब्द यहाँ बोले गए हैं कहीं पर, मान लो इस सेक्शन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसान या भूस्वामी क्या माफीदार, इनामदार, छूट खातेदार, कृषक है, तो हाँ वी कैन से यस, वह कृषक की गिनती में आते हैं। ठीक है। फिर प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के संबंध में जो कि भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1932 में यथाभाषित दखलदार के रूप में परिभाषित है। अब यहाँ एक और परिभाषा में आप एक और नाम बढ़ा लीजिए। भूस्वामी में कौन कौन हो गए, जिसके पास दायित्व हैं, जिसके पास अधिकार हैं, जो इनामदार है, माफीदार है, छूट खातेदार है, एक और दखलदार के रूप में, भूस्वामी के रूप में, भूधारी के रूप में। ये सारे के सारे उस कृषक के लिए हैं जिसको कि भूमि स्वामी यहाँ माना गया है। प्रत्येक उस व्यक्ति के संबंध में जो लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953 में परिभाषित 55-35 पट्टेदार कृषक निकुंजधारी के रूप में, तालाब धारक के रूप में या उसके द्वारा विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में धारित है। यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट है, मीन्स यहाँ पर वो सारे लोग जिनको कि यहाँ मेंशन किया गया है, इवन कई अलग अलग कोड और अलग अलग एक्ट में वो लोगों को भी यहाँ पर मेंशन
भूमि स्वामी के रूप में किया गया है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि के, जो उस भूमि से निकुंज या तालाब या सरकार या लोक प्रयोजन के लिए अर्जित की गई हो, उन प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो या भिन्न हो, संबंध में जो गैर हकदार कृषक के रूप में, गैर हकदार कृषक के रूप में है, तो उसे भी हम यहाँ पर इस कैटेगरी में रखेंगे। और पट्टा पाने का हकदार अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भी यहाँ पर ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व अभिप्राप्त न किया गया हो, या खातेदार कृषक के रूप में, या निकुंजधारी के रूप में, या जो कि सिरोंज क्षेत्र में आते हैं। शुरू से मैंने आपको चार अलग अलग ये जो एमपी का जो चार अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है, इसके बारे में हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, महाकौशल, सिरोंज, भोपाल, विंध्य। तो यहाँ पर इन ये जो अलग अलग एरियाज थे, इसमें जिस तरह से उनका इंटरप्रिटेशन किया गया है या उन्हें डिफाइन किया गया है उस तरह से, तो इन सभी को इस धारा में शासन और देसी राज्य में वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में दिया गया है। और ऐसी भूमि के संबंध में भूस्वामी समझा जाएगा जो इन समस्त अधिकार दायित्व को अध्ययन होगी जो इस संहिता के अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त किए गए हैं और उस पर अधिरोपित किए गए हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी नाम अभी हमने देखे हैं उन सभी को हम भूस्वामी के रूप में रख सकते हैं। और भूस्वामी के संबंध में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है कि क्या किसी व्यक्ति को उससे संबंध में कोई अधिकार है, या उस अधिकारों के संबंध में उसको कोई कर्तव्य उसके ऊपर अधिरोपित किए गए हैं। जैसे कि अधिकार, अगर मेरे पास कोई लैंड है देन आई हैव राइट टू, मतलब मुझे उस पर खेती करने का अधिकार अगर है, तो डेफिनेटली अब मुझे उससे जुड़ा कर्तव्य मेरे लिए क्या होगा कि अब मुझे उससे जुड़ा लगान देना है, या उससे जुड़े जो भी भार हैं वो शोधी किए जाएं मुझसे। तो यहाँ पर अधिकार और कर्तव्य पहली चीज, देन उसके बाद जो पर्टिकुलर एक्ट हैं, जितने भी एक्ट अभी हमने देखे इस सेक्शन 158 में जितने भी लोगों को अलग अलग एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसके अनुसार उन लोगों को यहाँ पर भूस्वामी की कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर? इससे आगे का कल पढ़ेंगे 59 से, भूस्वामियों द्वारा देय भू राजस्व। एक मिनट।